Hello, friends. So I'm back with another prose written by William C. Douglas, A Girl with Basket. William C. Douglas was a judge of Supreme Court of America. He visited India in 1950. During his visit, he met a girl with basket. जब वो भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, क्योंकि वो भारत की नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनको एक लड़की मिली थी जो कि बास्केट वगैरह बेच रहे थे कुछ बच्चे। तो उनमें से एक लड़की थी जिसने उनका ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचा था। उसी के बारे में उन्होंने लिखा है इस प्रोस को। ही बिकेम सो इम्प्रेस्ड विद नेचर एंड विलेज कल्चर ऑफ इंडिया। तो हम इसको लाइन टू लाइन पहले इंग्लिश में, उसको हम लोग हिंदी में प्रोनाउंशिएट करेंगे। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. वो दिल्ली से जा रहे थे बरेली की तरफ, तो वहाँ पर बीच में जो है रानी खेत जो पड़ता है, वहाँ के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा हिल स्टेशन जो उनको मिला 120 मील लंबा था, फैला हुआ था, और हिमालय के एरिया में स्नो कैप्ड हिमालय मतलब हिमालय जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था। द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। जहाँ जहाँ भी ट्रेन उनकी रुकती थी वो वहाँ पर उतर के घूमते थे, क्योंकि उनको इंडियन नेचुरल ब्यूटी जो थी वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद थी। वो घूमते हुए चल रहे थे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, मतलब कि वहाँ पे दुकानदार, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, और ये दुकान वाले मतलब वेंडर्स जिनको हॉकर्स बोलते हैं, भीख मांगने वाले बेगर्स, सारे के सारे वहाँ पर घूम रहे थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बी फूट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। सब लोगों ने मतलब ढीले ढाले कपड़े वगैरह से पहने हुए थे कॉटन के। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखा कि कौन इंग्लिश में बात कर सकता है, क्योंकि वो फॉरेनर थे, उन्हें इंग्लिश ही समझ में आती थी। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। उन्हें एक व्यक्ति मिला जिससे उन्होंने इंग्लिश में बात की, सब चीज़ों के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। फील ऑफ द पल्स का मतलब होता है कि व्यवहार को समझना। वो जानना चाहते थे इंडियन कल्चर के बारे में उस इंसान से, और वो लोग न्यूज़ वगैरह पे बात कर रहे थे। जो भी उस टाइम के अफेयर्स थे, जो भी उस टाइम के जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं थी, उन पर उन लोगों ने बात की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सारी चीज़ों के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज़। वहाँ पे मतलब खेत खलिहान वाली जगहों से ट्रेन गुजर रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। गंगा जो नदी है उसके किनारे खेत के आसपास के बारे में बात कर रहे हैं। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। द गंगा वाज ब्रॉन्ज सिल्ट। गंगा जो है बालू से ढकी हुई थी, आसपास बालू वगैरह पड़ी हुई थी। सॉलन विथ फुट वाटर्स, इट ओवरफ्लोज इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ, मतलब वो जो पानी था वो उफन के उन खेतों में जा रहा था जिन खेतों में राइस मतलब चावल, पैडी, धान बोया हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, बहुत जंगल का एरिया था किनारे किनारे उसके, और घास थी सब, और धान वहाँ पे बोए हुए थे, और गंगा का पानी सब धानों को सींच रहा था, खेतों को सींच रहा था। हायर दैन अ मैंस हेड, मतलब कि वहाँ पे घास इतनी बड़ी बड़ी थी कि एक इंसान के ऊंचाई से भी ऊंची ऊंची घास थी। एंड अंडर एन अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। क्लम्प मतलब होता है झाड़ियाँ, पेड़ों की झाड़ियाँ, जंगल, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, पाइथॉन्स, कोबराज, ये सारी जो जंगली जीव हैं वो उनको दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ से? ट्रेन से। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइज़न। होराइज़न मतलब होता है क्षितिज, मतलब वो स्थान जहाँ पर हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैकर्ड
बैनियन ट्री और बाई रोज ऑफ पैकर ट्री, पैकर मतलब चीड़ के पेड़ होते हैं, बैनियन ट्री बरगद के पेड़ होते हैं, वो प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। शेप्ड लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, झाड़ियाँ जो है पेड़ों पर चढ़ी हुई है, जो वो होते हैं झाड़ी वगैरह जो पेड़ों पे चढ़ के पूरे पेड़ को कवर कर लेते हैं। Twisted tongues, hot humid air was moving in from of the southwest, हवा जो है वो बह रही है। हवा कैसी है? नमी युक्त है। ह्यूमिड मतलब नमी वगैरह हवा में होती है, क्योंकि ठंडी के मौसम है, तभी स्नो कैप्ड हिमालयाज़ के बारे में वो बात कर रहे थे। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them, मतलब पेड़ों पर जो बंदर है वो सब उछल कूद कर रहे हैं। उनमें से कुछ हैं जो बंदरिया वगैरह है, उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास से लिया हुआ है। Swung off trees at the stations looking for food. The villages we passed had walls made of mud. मैं जिस अब गांव को पार कर रहा हूँ वहाँ पे दीवारें जो हैं वो कीचड़ की तरह मतलब कीचड़ युक्त बनी हुई हैं, मिट्टी की दीवारें हैं, और उन दीवारों पर लोगों ने कुछ सब्जियाँ वगैरह, जैसे वो कौन सा वो लौकी कद्दू वगैरह लोग बोते हैं छप्पर पे, वैसा बोया हुआ है। मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, वो जो गाँवों में काउ डंग मतलब होता है गोबर से जो लीपते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वैसे लोगों ने उसको सफाई करने के लिए किया हुआ है। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, छप्पर की बात कर रहे हैं जो कि घास फूस से और उससे बांस वगैरह से बनते हैं। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर मतलब होता है तुक बंद, मतलब एक उसमें कड़ियों में लगे हुए, छप्पर जैसे बनता है वैसी बात कर रहे हैं कि एक दूसरे में बंधे हुए हैं। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, जो छप्पर पे उन लोगों ने लौकी बोई हुई है वो अच्छे से उसमें फूल वगैरह आ गए हैं, फल लगे हुए हैं। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाक, पीली पीली सी पत्तियां हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वाक कर रही हैं पूरे छत पे उनके। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, मैं जिस बात कर रहा था जिस व्यक्ति से, एक स्टेशन पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंटरप्ट हो गया बात करते समय, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों के झुंड ने आके मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वोवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, वो लोग पंखे से बने मतलब बाँस से बने हुए पंखे बास्केट्स वगैरह बेच रहे थे। उन्होंने आके मुझे घेर लिया। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं उनकी भाषा तो नहीं समझ रहा था, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन से ये समझ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपने बास्केट को बेचकर अर्न करना चाहते हैं। दीज वर रेफ्यूज़ी चिल्ड्रन, ये वो रेफ्यूज़ी बच्चे थे जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तो पाकिस्तान वालों ने जो धर्म क्या बोलते हैं उसको, कट्टरपंथी के चलते कि भाई हिंदू को हम भगा रहे हैं, वो वाले बच्चे थे वो। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism, का मतलब होता है वो धर्म के नाम पर जो लोग वो करते हैं, पागलपन करते हैं, उसको धार्मिक पागलपन बोलते हैं। तो उस टाइम मुस्लिम लोगों ने बहुत करा हुआ था पाकिस्तान वालों ने। They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek for all they would carry. वो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो अब एकदम से कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे, तो हाथ से बनी हुई बास्केट वगैरह बेच रहे थे और पंखे वगैरह बेच रहे थे, तो वो छोटे छोटे से बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज़, वो उन्हीं रेफ्यूज़ी लोगों के बच्चे थे जो भगाए गए थे। They or their parents or relative had gathered in the cities, setting up cells, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. वो
वो ऐसी चीज़ों में अपना हाथ आजमा रहे थे जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्केट में थी और उनकी कोई वैल्यू ज़्यादा थी नहीं। लेकिन क्या करें, उनके पास कोई ऐसा कच्चा माल सामान भी नहीं था, मतलब जिससे वो कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो वो वही बांस की बनी हुई डलिया वगैरह बेचते थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स इन लाइन द स्ट्रीट। वो बस छप्पर के नीचे रहते थे खुले में। द पीजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज, जो किसान थे इन लोगों के बीच में, हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed। जो किसान थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते थे एक दिन में, और उनके बीच में बहुत मतलब बहुत सारे इतने सारे लोग आ गए इकट्ठे, सब लोग एक ही बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सारे बच्चों ने आकर उनको घेर लिया। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस दैन $2। वो 30 सेंट्स $2 से कम जो है पैसा कमाते थे, जो कि उनको बस एक टाइम का खाना दे पाता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क। दूध या एक रोटी और दाल, बस इतना ही उनको एक टाइम में मिलता था। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descendants on me like locusts। वो मुझ पर कीड़ों के मकोड़ों की तरह इसीलिए कूद पड़े थे क्योंकि उनको थोड़ा सा भी पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बास्केट्स लेकर खड़े हुए थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। वो उन्हें लग रहा था कि मतलब ये जो इंसान है ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम लोग अपना सारा कुछ बेच के पैसे कमा सकते हैं। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। अनाज उनके पैसे का जो वो था, मुद्रा है उनकी, उन बहुत थोड़े से पैसों में ले लिया। एनदर फ्रूट बास्केट, एक और बास्केट फल वाली ले ली, फॉर अ बिट मोर, थोड़े से ज़्यादा पैसों की। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, एक पेपर की बास्केट ले ली ₹1 की। अ लवली स्विंग बास्केट, एक सिली हुई हाथ की ले ली ₹1 में। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज और 2 अ पीस, थोड़े से पंखे वगैरह खरीद दिए उन्होंने। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे कंधे पूरी तरह से भर चुके थे। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मतलब मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए और मेरे पास ढेर सारा सामान हो गया। द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर वेयर्स। चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत खुशी से चिल्लाते हुए अपने सामान का नाम ले लेकर वो वहाँ से चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं एक कैदी की तरह महसूस कर रहा हूँ जिसको अगल बगल से बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है। अनेबल टू मूव, द मोस्ट डेलिकेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक छोटी सी लड़की थी जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अग्रेसिव वेंडर मतलब दुकानदार मुझे वो लगी। A girl of 9 right in front of me, she had a lovely basket with handle and she wanted ₹1.50, ₹1.50 चाहती थी वो उस बास्केट के। About 30 cents, 30 सेंट्स की वो बास्केट वो चाहती थी। उसकी बास्केट में हैंडल लगा हुआ था और वो उसने जिस तरह से उनसे अनुरोध किया था पोएट से, राइटर से, इस प्रोज के, कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टर्म्स दैट वुड रिंग माई हार्ट। रिंग माई हार्ट का मतलब होता है हृदय परिवर्तन। उसने जिस तरह से बोला था मुझसे कि आप इसको बास्केट को मेरी ज़रूर परचेज़ करिए, कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। और वो जो लड़की थी वो द मोस्ट डेलिगेंट अग्रेसिव विंडर थी, उसको उनको लगी बहुत ब्यूटीफुल लगी। लड़की जो थी 9 ईयर्स के आसपास की थी और उसके पास जो बास्केट उसमें हैंडल था, शी वांटेड ₹1.50, वो ₹1.50 चाहती थी अपनी बास्केट के। माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो बाहें थी वो पूरी तरह से सामान से भरी हुई थी। मैं आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई ज़रूरत थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, बैलेंसिंग फैंस बास्केट्स ऑन माई शोल्डर।
जो भी उन्होंने अपने लेफ़्ट आर्म पर ले रखा हुआ था वो उसको संभालते हुए बोले कि मुझे कोई ज़रूरत इस बास्केट की नहीं है. आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. उस लड़की ने imploringly का मतलब होता है बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना. उसने उनसे करी थी कि भाई मेरा बास्केट आप सर ले लीजिए बिल्कुल, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट. उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैं बास्केट नहीं बाई कर सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज अ सब्सटीट्यूट, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ ए स्टारवेशन. वो पतली सी लड़की जो भूखमरी की कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विद ऑल हर प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी. मतलब क्योंकि राइटर ने उसको बिना बास्केट लिए पैसे दिए थे इसलिए उसने जो है पैसे उनको वापस कर दिए कि नहीं, आप बास्केट लेकर ही पैसे दोगे तो ही मैं लूँगी. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट. तो उसके बाद कोई चारा नहीं बचा, मैंने बास्केट को बाई कर लिया. इवन मेरे पास कोई नीड भी नहीं थी इन सारी चीज़ों की. शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोछा. स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, अपनी आँखों को पोछा, और क्योंकि वो खुश हो गई थी क्योंकि उसकी बास्केट बिक गई थी, और डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, वहाँ से वो चली गई. हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट. उसके बाद जो है वो वहाँ से चली गई. उसको मैंने पैसे दे दिए और मैंने बास्केट ले ली. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये पूरी कहानी प्राइम मिनिस्टर को सुनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को. आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव इंडिया. ये एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा इंडिया से मोहब्बत करने लगा. दैट द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. उनके पास मानवता, और चाहे गांव के लोग हों या हाई ऑफिस के लोग हों, मानवता है, प्राइड है चीज़ों को लेके, रहन सहन का सेंस है. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंसी का भी उनके अंदर पैशन है कि हम कुछ करेंगे तभी हम पैसे अर्न करेंगे. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी. स्क्वालर मतलब गंदा वातावरण, पॉवर्टी गरीबी में, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स. मैनर्स और ग्रामर मतलब स्टडी और मैनर्स दोनों में वो अनएजुकेटेड थी. हैड गिवन मी अ ग्लिम्प ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया. उसने मुझे झलक दिखला दी इंडिया की सोल की कि कितने यहाँ के लोग जो है वो अच्छे हैं और उनका बिहेवियर अच्छा है. तो ये थी पूरा ये प्रोज.